मेरे लिए पढ़ाई के कोई मायने नहीं रहते हैं। आजकल हम बोलते हैं हमको क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग, ये सब ढकोसले हैं। हम भारतीय हैं, हम थोड़ा सा दबे कलर के हैं। हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर कि जो भी हाउसवाइफ महिलाएं हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप टूट चुकी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है आपको इस वीडियो से थोड़ा सा हौसला मिले। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब देना नामुमकिन सा हो जाता है। मेरी ये जो जीभ है ना, ये आगे नहीं बढ़ रही है। मेरे शब्दों को इसने ऐसे जकड़ के रखा है, शब्द नहीं निकल रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब भी हमें देने होते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया में हैं। कोई भी पर्सन सिंगल नहीं होता, यहाँ पर हमारे पीछे हमारा पूरा ख़ानदान होता है। तो चाहे हम अच्छे वे में बात करें या फिर बुरे वे में, हमारी फैमिली कहीं ना कहीं पीछे से हमारे दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं कोई भी सोशल मीडिया में काम करते हैं ना, उनके साथ उनके परिवार का भी बैकग्राउंड यहाँ पर आ जाता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी अच्छी चीज़ें हो सकें वो दिखाऊँ। मैं कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं दर्शाना चाहती जिससे कि दूसरे लोगों को बुरा लगे या फिर उनके छवि को कोई भी क्षति पहुँचे। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज अपने बारे में थोड़ी सी बात करूँगी, जो आप पूछना चाहते हैं वो बताऊँगी। आप सबसे ये निवेदन भी करूँगी कि जितनी बातें मैं शेयर करूँ और जो उचित होंगी वही शेयर करूँगी। मैं अपने बारे में यहाँ पर जानकारी दूँगी, ना कि किसी तीसरे पर्सन के बारे में। लेकिन आप उस चीज़ में संतुष्ट हो जाएं। मैं सोशल मीडिया में नहीं जानती कि व्यू के लिए यहाँ पर ड्रामे रचे जाते हैं, रोया जाता है, हंसा जाता है, मुझे नहीं पता है। मैं यहाँ पर ईमानदारी से काम कर रही हूँ और आप मेरी ईमानदारी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और मुझे प्यार भी दे रहे हैं। तो मैं आज फिर से ईमानदारी से ही आपके साथ बैठी हूँ, सारी चीज़ें ईमानदारी से बताऊँगी। सबसे पहले तो जो महिलाएं मुझे लगातार कमेंट करती हैं और बताती हैं कि हम लोग बहुत बुरे संघर्ष में फंस गए हैं, हमारा जीवन बहुत ख़राब चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें समझने वाला कोई भी नहीं है, हम कैसे काम करें? आप ही बताइए, हम कैसे काम करें? किसी के हस्बैंड के बारे में कोई मुझे बता रहा है, कभी कोई सास ससुर के बारे में बता रहे हैं, बच्चे कभी बड़े हो जाते हैं तो वो भी बहुत रोक टोक करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर मैं तरह तरह की बातें करती हूँ, तो मेरे पास हर एक तरह के सवाल भी आते हैं। उनके जवाब मेरे मन में होते हैं, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप तो क्या समझोगे, आपकी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है, आप ये नहीं फील कर सकते, लेकिन हमारे साथ ये हो रहा है। तो मैं निवेदन करूँगी कि जो भी हाउसवाइफ महिलाएं हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप टूट चुकी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है आपको इस वीडियो से थोड़ा सा हौसला मिले। तो आप सबका बहुत कॉमन और लगभग हर दूसरे व्यक्ति का यही सवाल है कि मैं कहाँ से हूँ। लाइव में भी मैं आती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मायका उत्तर प्रदेश है, बांदा ज़िला, तो मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। अब हम लोग बांदा ज़िला में आके रहने लग गए, क्योंकि मेरे मामा जी नहीं थे, तो मेरी मदर वहीं पे आके रहने लग गई, मेरे पापा भी आ गए। वैसे हम बिलोंग करते हैं राजस्थान के कोटा से, हम लोग हाड़ा हैं, मेरे मायके में मेरे फादर हाड़ा हैं। तो मेरे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मामा जी नहीं थे, मेरी 3 मासियाँ थीं और नानी थी, नाना जी हमारे हमने नहीं देखा। हमारी माँ भी बहुत छोटी थी तभी हमारे नाना जी नहीं रहे। तो जो हमारा जन्म है वो मेरी नानी के घर में ही हुआ। दादी के यहाँ हम लोग नहीं रहते थे, तो दादी जी के यहाँ हम कभी कभी जाते थे, जैसे कि गर्मियों की छुट्टी में, या फिर दादी दादा जिससे मिलने मम्मी पापा गए तो उनके साथ जाते थे। तो हम लोग अपनी दादी से ज़्यादा नहीं मिल पाते थे, हम अपनी नानी के साथ ही रहते थे। तो हमारा जो भी बचपन बीता ना, हमें जितना भी प्यार मिला सब नानी से मिला। और आपको पता ही है कि ननिहाल में कोई भी बच्चा 10 दिन के लिए जाता है तो कितना लाड़ प्यार मिलता है। तो फिर तो हम नानी के घर ही रहते थे, तो पूरे प्यार से। और हम लोग ऐसे रखे गए जैसे फूल तोड़ के रखे जाते हैं ना, कि मुरझा ना जाएं, सुरक्षित रख दिए जाएं, इस तरह हमारी परवरिश हुई। 3 बहनें हम लोग, सबसे बड़ी बहन मैं हूँ, फिर उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर है, उसके बाद एक भाई हुआ, फिर उससे छोटी एक सिस्टर है। हम लोग सब भाई बहन हो गए। उसके बाद हम लोग कहीं जाते नहीं थे, क्योंकि हम दूसरे गांव में रहते थे, हमारे कोई ख़ास दोस्त नहीं थे। तो हम सब भाई बहन मिलके वो 4 दीवारी के अंदर ही रहते थे, खेलते थे, खाते थे, हंसते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, लेकिन हम वो 4 दीवारी से बाहर नहीं जाते थे। लेकिन जैसे आजकल सब लोग यहाँ मिलते जुलते हैं, ऐसा हमारे घर में शुरू से ही कोई भी सीन नहीं था और आज भी नहीं है।
मेरे फादर ऐसा बोलते थे कि हम लोग ज़्यादा बात ना करें, हम लोग बहुत तेज़ हंसे ना, हम लोग लड़े ना, क्योंकि हम लोग दूसरे गांव में रहते हैं। जैसे हम रेंट में रहते हैं ना, तो जैसे मकान मालिक रहते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि अगर हम लोग ज़्यादा शोर मचाएंगे, ज़्यादा उछलेंगे कूदेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे तो फिर मकान मालिक कहीं घर खाली ना करवा दे या फिर आके डांट ना दे। तो हमारी कंडीशन कुछ वैसे ही थी, हम वैसे ही उस गांव में उस घर में रहते थे। तो हम सब आपस में ही बहुत खुश थे, हमें दुनियादारी की कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो हम लोगों की किस्मत इसलिए थोड़ी सी अच्छी मैं मानती हूँ कि हम लोग अपने ननिहाल आ गए और वहाँ पर कम से कम हम लोगों ने स्कूल और कॉलेज ज्वाइन किया और हम लोगों ने पढ़ाई करी। आज भी जो आपने देखा होगा बहुत पिछड़े गांव है ना, वहाँ पर लड़कों को तो आप पढ़ा भी सकते हो, लेकिन लड़कियों की पढ़ाई को इतना ज़्यादा महत्व तो दिया ही नहीं जाता है। कई जो पिछड़े गाँव होते हैं, मैं हर एक गाँव के और कस्बे की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं आपको आज कितना समझा पाऊँगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको उतनी बातें ज़रूर बता सकूँ जिससे आपको हिम्मत मिले। तो वहाँ पर हमने पढ़ाई करी, मैंने वहाँ से 12th किया, फिर उसके बाद मेरा बीए में एडमिशन हो गया और जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ तो मेरी शादी हो गई। फिर मैंने बीए पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई, मैं बीए मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा। और फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि शादी के बाद ये होता है ना कि आपने जो कर लिया उतना ही इनफ होता है। फिर उसके बाद कितने भी अच्छे घर में आप पहुँच जाओ, बहू होती है। तो एक तो मैं गांव से थी, मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, बस मैं ये बता रही हूँ। तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड भी सर्विस करते थे, मेरी भी शायद नादानी थी, मुझे पढ़ाई में हो सकता है इंटरेस्ट ना रहा हो, नहीं तो मैं लड़ भिड़ के आगे पढ़ाई कर सकती थी कंटिन्यू। तो पढ़ाई नहीं करवाई गई, थोड़ा सा अखरा, क्योंकि मेरी जब शादी हुई तो मेरी 18-19 साल की उम्र थी। मेरे साथ की जो सहेलियां थीं, लगभग 1-2 सहेलियों की शादी हुई होगी और मेरी जल्दी शादी हो गई थी। तो जब मेरी शादी हुई ना, मेरे अंदर खूब अल्हड़पन था, जिम्मेदारी नहीं थी। मुझे हंसना अच्छा लगता था, मुझे टीवी देखना अच्छा लगता था, मुझे अपनी बहनों से बात करना अच्छा लगता था, बहुत कुछ अच्छा लगता था। मुझे माँ के पास लेटना अच्छा लगता था, क्योंकि यही सब करते थे हम घर ही में 4 लोग थे, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमारे लिए कोई समय नहीं था खेलने का, बात करने का, तो ये सब चीज़ें। और ये मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, ये मेरी शायद सभी बहन या भाई की कहानी है, क्योंकि हम सेम सिचुएशन में ढले हुए हैं। तो जब आपकी शादी होती है ना, तो आप एकदम से बड़े हो जाते हो, एकदम से। आपकी उम्र कितनी भी कम हो, आपने देखा होगा कि बहू कभी भी छोटी नहीं मानी जाती। शादी के बाद सारी चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं, बिल्कुल। किसी का भी घर हो, मैं बता रही हूँ कि 1-2 घर को छोड़ करके सब घर की यही कहानी है। तो यहाँ से मेरी पढ़ाई का रोल ख़त्म होता है। 2004 से मेरे लिए पढ़ाई के कोई मायने नहीं रहते हैं। यहाँ से मेरी किताबों का रिश्ता मुझसे ख़त्म हो जाता है। मैंने कोशिश करी, कोशिश थोड़ा सा नाकाम रही। मैंने फिर कोशिश करी, हस्बैंड से बोला, तो हस्बैंड ने भी बोला कि मैं यहाँ रहता हूँ, तुम मेरे साथ रहती हो, फिर वहाँ यूपी में जाना पड़ेगा। या फिर घर में भी बात करी तो उन्होंने बोला फिर से आपको फर्स्ट ईयर से कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी और एमपी का डिस्टेंस आ गया। मैं बांदा की रहने वाली हूँ, शादी दूसरी जगह हो गई जो एमपी में पड़ता था। तो फर्स्ट ईयर के फिर वो पैसे लग रहे थे, फिर नहीं पता क्या हुआ, फिर नहीं हो पाया आगे। उस चीज़ का मुझे दुख नहीं है, क्योंकि शायद मैंने कोशिश नहीं करी। अगर मेरी सच में इच्छा होती तो शायद मैं पढ़ जाती, और हो सकता है कि मैं पढ़ लिख के कहीं सेटल भी हो जाती, लेकिन मुझे जो आप प्यार दे रहे हैं ये नहीं मिलता। आज मैं इसलिए सब बता पा रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ इतनी भावनात्मक रूप से जुड़ गई हूँ, क्योंकि मुझे अब किसी चीज़ की कमी नहीं खलती। आपको पता ही है, शादी के बाद आप दूसरे घर में जाते हैं,
ससुराल वाले हमें और हम ससुराल वालों को शायद जीवन भर नहीं समझ पाते हैं, या फिर मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं थी कि मैं अपने आप को कभी प्रूव कर पाती। मैं आज भी ठगी सी महसूस करती हूँ। शायद उसका ये भी एक कारण था कि हम लोग कभी घर से बाहर नहीं गए, दुनिया नहीं देखी, चालाकी नहीं थी। जो था सच था, यही आता है, यही है। दिखावा नहीं आता था, आज भी नहीं आता है। कोशिश करती हूँ, फेल हो जाती हूँ। इस वीडियो को बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि आज तक पूनम किसी से लड़ी होगी। जूते खा के रोने वाली औरतों में से मैं हूँ। आप बोलते हो ना कि हमको इतनी प्रॉब्लम है, आप अपने लिए 2 शब्द बोल लेते होगे। मैं आज भी नहीं बोलती हूँ, आज भी नहीं, और उसका पछतावा मुझे रहता है। पता है आपको, जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत बोलना आना चाहिए। आज मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ, ये आपको नहीं होना है। जिस जगह में आपको लग रहा है ना कि ये आप नहीं हैं, आपके लिए ये चीज़ गलत बोली गई है, वहाँ आपको आवाज़ उठाना है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो वो चीज़ आपके अंदर से कभी निकलेगी नहीं। पता है, हम जिस चीज़ को खुल के बोल देते हैं वहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जहाँ हम बोल नहीं पाते ना वहाँ घाव बन जाते हैं। और ये जो दर्द के घाव होते हैं ना, शायद जीवन भर सही नहीं होते हैं, जीवन भर। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूँगी, कुछ भी गलत ना करें, कुछ भी गलत ना करें, क्योंकि अगर हम गलत करते हैं तो हम अपने माँ बाप के संस्कारों को दर्शाते हैं। नासूर ना बनाएं किसी भी चीज़ को, क्योंकि फिर बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा शादी वहाँ करनी चाहिए जहाँ आपकी बेटी सुखी रहे, या फिर आपको उस लेवल का घर ढूंढना है जिस तरह आपने अपने बच्चों को पाला है। आपकी जो परवरिश है, आप उस तरह का घर ढूंढिए। और शादी के बाद कम से कम 5 साल, कम से कम आपको बता रही हूँ, 5 साल एक दूसरे को समझने और समझाने में निकल जाते हैं। और अगर इस टाइम तक आपके बच्चे नहीं हुए तो लोग औरत को बांझ भी बोलने लग जाते हैं, और अगर बच्चे हो गए तो फिर उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, दिनचर्या चेंज हो जाती है। अपने लिए कुछ भी नहीं बचता है। बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते करते, पति की ख्वाहिशें पूरी करते करते, घर की जिम्मेदारियां पूरी करते करते हमारे शौक़ कैसे ख़त्म हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। जो टीवी कल तक बहुत पसंद हुआ करती थी ना, आज वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि टीवी की आवाज़ से बच्चे जग जाते हैं, और बचे हुए समय में हम टीवी देख नहीं पाते हैं, क्योंकि बाकी जिम्मेदारियां भी तो हैं। घूमना फिरना भी कम हो जाता है और आगे चल के ख़त्म हो जाता है। बच्चे छोटे हैं ना, बीमार हो जाएंगे, कैसे जाएंगे आप? पता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है शादी के बाद। शादी बहुत पुरानी कहावत है ना कि वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, और जो नहीं खाए वो भी पछताए। लेकिन खाना सभी चाहते हैं और खाना भी चाहिए, इसी को जीवन कहते हैं। शायद यही वो गृहस्थ आश्रम है जिसको बहुत अच्छे से निर्वाह करके पार उतरना सबके बस का नहीं होता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आपने देखा होगा एक चीज़ और, कि जब आज मैं बहू हूँ ना तो मेरे लिए सास बहुत ख़राब होगी, और कल को जब मैं सास बनूंगी तो मेरे लिए बहू बहुत ख़राब होगी। अगर आपका भी जीवन उन लोगों में से है कि आप खुद अच्छे हैं और सामने वाला ख़राब है, तो इसका मतलब ये है कि केवल आप और आप ही गलत हैं। अपने अंदर सुधार लाइए। आपसे एक आदमी रुष्ट हो सकता है, 2 आदमी रुष्ट हो सकते हैं। अगर आप खुद नहीं बदल रहे हैं ना तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं बचती। 19 साल की कंप्लीट हुई तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरे बेटी हुई। बेटी जब मेरी 2.5 साल की हुई तब मैं फिर से माँ बनने वाली थी, और मेरे बेटा हुआ। तो मेरे जीवन में 2 बहुत खूबसूरत चीज़ें आईं, मेरी बेटी और मेरा बेटा। अब मेरा जीवन पत्नी के रूप में नहीं, माँ के रूप में आगे बढ़ रहा था। मैं धीरे धीरे उनकी परवरिश कर रही थी,
उस टाइम पर फ़ोन नहीं थे, अच्छा हुआ नहीं थे। शायद फ़ोन में मैं लगी रहती तो अपने बच्चों को नहीं संभाल पाती। हस्बैंड सर्विस करते थे, मैं साथ में रहती थी, दिनचर्या सही ढंग से चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ मेरे कान में ये चीज़ भी पड़ रही थी कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं गंवार हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे चीज़ें संभालनी नहीं आती, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ कोई भी नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता, मैं, मेरे हस्बैंड। फिर लोगों को ये सब कैसे पता? मेरे घर में कभी काम वाली बाई नहीं थी, कभी भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड सर्विस करते थे, बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट ही आज मुझे यहाँ पर बैठा के रखे हुए है, आपसे बात करने का हौसला दे रहा है। लेकिन हस्बैंड जब नौकरी करते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी होती है। एक जो आर्मी पर्सन की लाइफ होती है ना, वो सुबह 5 बजे से चालू हो जाती है। 5 बजे से दोपहर के 3 बजे तक घर नहीं आते हैं। बीच में थोड़ा सा लंच टाइम वगैरह रहता है, फिर जाते हैं, घर नहीं आते 3 बजे तक। और 5 बजे शाम टाइम वापस जाते हैं और 10:30-11 बज जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो पर्सन 12 से 13 घंटे बाहर है, वो घर का आके काम करेगा, आपके बच्चे देखेगा, बाई नहीं लगी है, 2 बच्चे हैं, फिर कौन कर रहा है? और मैं एक ऐसी पर्सन हूँ कि मैं किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं अपना दुख कभी भी नहीं दिखा पाती हूँ। मैं खुश होंगी ना, अगर मुझे 1 रुपए की चीज़ मिली, मुझे वो 1000 की लगती है। उसकी खुशी मैं आपके साथ साझा करूँगी। लेकिन मेरे लिए अगर मौत तुल्य भी कष्ट हुआ ना, तो मैं आपके साथ नहीं साझा कर पाऊँगी। ये मेरा नेचर है और शायद यही मेरी बीमारी का कारण भी है। तो मैं अपनी ज़िंदगी की दिनचर्या ऐसे ही निकाल रही थी। मेरे मदर फादर से तब तो फ़ोन भी नहीं थे, कोई कांटेक्ट नहीं था। कभी कभार जब उसमें शायद 3 रुपए कुछ ऐसे कॉल लगती थी, कभी कभार हफ्ते में 15 दिन में 1 मिनट 2 मिनट बात हो जाती थी। एक बार मेरे हस्बैंड फील्ड गए थे, जब मेरी शादी के बाद ही मैं प्रेग्नेंट थी। फिर मेरी 4 मंथ की बेटी थी मेरे पेट में, तो मैं अपने ससुराल आई। उस टाइम पर दानापुर पोस्टिंग थी मेरे हस्बैंड की। फिर मैं ससुराल आई, मेरी बेटी हुई। फिर मैं 2 साल ससुराल रुकी, क्योंकि 2.5 साल के आसपास वहाँ पर पोस्टिंग रहती है, तो मैं 2 साल ससुराल रुकी। फिर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग फील्ड से पीस आई, अयोध्या, फैज़ाबाद नाम था उसका, तो फिर मैं वहाँ चली गई। सफ़र ऐसे ही कटता रहा। मैं बहुत खुश थी, पता है, पैसे नहीं थे ज़्यादा, लेकिन उन पैसों के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत सुचारू ढंग से चलाना आता था मुझे। मेरे पापा ठेकेदार थे, मेरे पापा थोड़ा सा नेता नगरी में भी थे, तो हमारे घर पे बहुत अच्छे अच्छे लोग आते रहते थे। ये ब्लॉग मेरे मायके वाले भी देखेंगे, इसीलिए आपको ये पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और एक चीज़ मेरे साथ और भी बहुत अच्छी थी कि मेरे माँ बाप ने हमेशा बोला था कि हमारी बिटिया बहुत होशियार है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे को देखा नहीं था। हमारी शादी हो गई थी, फ़ोटो वगैरह गई थी, और मेरी फ़ोटो गई थी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। मेरे पापा मेरी 10th की फ़ोटो लेके चले गए थे, उससे मेरी शादी हुई थी। तो जब अब ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो जो मेरी सासू माँ थी, उन्होंने पूछा कि भाई लड़की कैसी है देखने में, क्योंकि मेरे पापा का कलर दबा हुआ है। तो शायद उनके घर में एक कैलेंडर नहीं मिलते, जब हम साड़ी वगैरह लाते हैं, कपड़े लाते हैं, किराने का सामान लाते हैं, वहाँ से कैलेंडर नए साल में मिलते हैं। उसमें सरस्वती माता की फ़ोटो लगी थी। तो मेरे पापा ने बोला ना कि मेरी बेटी ऐसी दिखती है, मेरी सासू माँ ने मुझे बताया। तो ये चीज़ वहाँ पर मेरे पापा एक बार बोल के आए, हमसे वो दिन भर बोलते थे। तो
इस चीज़ का गुरूर था मुझे कि मैं भले ही वो पढ़ाई नहीं पढ़ पाई जो पढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे बेसिक नॉलेज सब है। क्योंकि उसका एक कारण भी था कि मेरे पापा ठेकेदार थे, तरह तरह के लोग मिलने आते थे, अच्छे ऊंचे पद के लोग भी मिलने आते थे। जैसे कोई नेता नगरी के लोग हैं, मेरे पापा उस फील्ड में भी थे, तो नेता नगरी के भी लोग आते थे, निचले तबके के भी लोग आते थे, जो काम करते हैं, जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं। तो सबकी बातें दिन भर सुनते 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 बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत सारा। किताबों में तो वो कभी पढ़ने को मिलता भी नहीं है। तो मुझे ये पता चल गया था कि हमें अपनी लाइफ में सरवाइव कैसे करना है। कभी किसी दिन डिटेल में अपने घर की बातें बताऊंगी। तो मुझे ये चीज़ पता चल गई थी। तो मेरे अंदर जब आप किसी एक चीज़ को ना कंटिन्यू, यहाँ पर आप सुई ले लो, यहाँ पर ऐसे पिंच करते रहो, चुभाते रहो चुभाते रहो चुभाते रहो, यहाँ गांठ पड़ जाती है ना। तो इसी तरह मेरे माँ बाप ने ये हमारे सबके भाई बहनों के, खाली मेरे अंदर नहीं, कि उन्हें बेसिक नॉलेज है, उन्हें किससे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये चीज़ हमने बचपन से ही सीख ली थी। और जो हमारे पापा हैं ना, उनके पास बहुत अच्छे पोस्ट के लोग आते थे। तो जैसे वो कुछ कहते थे तो मेरे पापा उनको जवाब नहीं देते थे, और फिर बोलते थे कि अपने से जो बड़े हैं ना, अगर वो 2 शब्द बोल भी लेते हैं ना और हम कुछ नहीं बोलते, तो उसमें हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो ये चीज़ हमने सब ने सीख रखी है कि अगर कोई बड़ा है और वो 2 शब्द गलत भी कह रहा है तो उस टाइम पर कुछ नहीं कहना है, सुन लेना है। और शायद ये आज के टाइम पे लागू नहीं होता है, ये गलत चीज़ है। अपने लिए आवाज़ तो उठानी चाहिए, ये मैंने एक सीख गलत ले ली। तो बस फिर ऐसे ही जीवन चलता रहा। फिर मुझे ऐसे ताने बाने भी सुनने को मिलते रहे। तो फिर जब अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए, इस बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। क्योंकि आपको पता है कि सरकारी नौकरी में बहुत कम पेमेंट होती है, बहुत कम। जब मेरी शादी हुई ना, उस टाइम मेरे हस्बैंड 2,500 रुपये पाते थे। नहीं मानते लोग, अगर मैं बताती हूँ ना तो लगता है कि झूठ बोल रही हूँ, नहीं मानते। तो उस टाइम पर 2,500 रुपये पेमेंट थी। 2,500 में से हमने जो एक किराए से कमरा लिया था ना, 1,500 रुपये उसके चले जाते थे। दानापुर में 1,000 रुपये बचते थे। उस 1,000 में पूरा महीना चलाना है। उसमें से कभी जूते फट जाते थे हस्बैंड के, कभी बेल्ट टूट जाता था, वो मार्केट से ही लाना है। हमको सब्जी का भी खर्चा रहता था ना, तो करीब मेरे 250 या 300 रुपये महीने की सब्जी लगती थी। मैं रहती थी, शायद उसको बोलते थे, याद नहीं है, काली माता का मंदिर था, सगुना मोड़, याद नहीं है, नाम याद नहीं है। मैं जिस जगह में रहती थी, सिविल में रहती थी, वहाँ से मंडी 2 किलोमीटर थी, और 1 रुपया जाने का लगता था, 1 रुपया आने का। तो मैं कभी पैसे दे के नहीं जाती थी। मैं घर से निकलती थी करीब 12 बजे, और मैं सब्जी लेके 1:30 बजे तक आ जाती थी। फास्ट गई, फास्ट आ गई। मैं सोचती थी सब्जी 50 रुपए की खरीदनी है, 2 रुपये किराया दे दूँगी, इससे अच्छा 2 रुपये की तो आधा किलो कोई सब्जी आ जाएगी। उस टाइम पर सब्जी 10 से 12 रुपये किलो हुआ करती थी, कोई सब्जी तो 6-7 रुपये किलो ही रहती थी। तो मैं कभी भी वो 2 रुपये बर्बाद नहीं करती थी। बहुत कम, बहुत, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कब दिया होगा वो 2 रुपये। तो मैं 4 किलोमीटर 2 रुपये बचाने के लिए पैदल चलती थी। नाम था सरकारी नौकरी है, किससे मदद मांगोगे। मेरी शादी के तुरंत बाद शायद मुझे मेरे हस्बैंड ले गए थे। वो आज कोई नहीं मानता कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाया, सबको ऐसा लगता है कि मैंने उनको फोर्स किया कि मुझे जाना है, जबकि मेरे लिए खुद एक सरप्राइज़ था कि उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। क्योंकि जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड को भी वाइफ के बिना अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को 5-6 महीना ही दानापुर रहना था, और फिर उसके बाद उनको 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए फील्ड जाना था। तो उन्होंने सोचा कि 5-6 महीना रख लूँ, फिर मैं 2.5 साल के लिए तो जा ही रहा हूँ। और आपको पता है कि फ़ौजी की ज़िंदगी कल है कि नहीं ये पता नहीं है ना, ये सब नहीं समझ पाएंगे। जो आर्मी में है वही लोग समझ पाएंगे। फील्ड जाने के बाद आप अगर एक दिन भी बच गए ना, तो वो आपके लिए जीवन गिफ्ट में मिला है। और उस टाइम पर आपको पता है कि कितने आतंकवादी थे, कितनी प्रॉब्लम हुआ करती थी। 2004 की बात बता रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड के मन में ये भी डर था, सभी को डर लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा, तो मैं अपनी पत्नी को अपने साथ 6 महीने रख लूँ। तो मैं उनके साथ स्टार्टिंग में, शादी करीब 3-4 महीने बाद चली गई थी।
हालांकि मुझे ससुराल से कोई छोड़ने नहीं गया था, मना कर दिया गया था। तो मेरे फादर मुझे लेके गए थे ससुराल से, फिर दानापुर छोड़ने गए थे, क्योंकि हस्बैंड के पास छुट्टी नहीं थी। उन्होंने उसी साल शादी करी थी, तो छुट्टी कट गई थी हमारी। तो मैं वहाँ पर 6 महीने रुकी। 6 महीने मेरे जीवन के बहुत स्ट्रगल भरे थे। स्ट्रगल शायद वहीं से स्टार्ट हो गया था। बहुत मुश्किल था। मेरा वेट 35 केजी हो गया था। मैं करीब 45 केजी की थी। 10 केजी मेरा वज़न कम हो गया था, क्योंकि वहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी संघर्ष करना रहता था। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। ऐसे ही जीवन कटा 6-7 महीना। फिर उसके बाद बेटी हो गई, स्ट्रगल बढ़ गया। पेमेंट तो बढ़ी नहीं, स्ट्रगल बढ़ गया। और आपको पता है, मैं जहाँ थी ना, रेंट में थी, क्योंकि हस्बैंड की उम्र 25 साल नहीं हुई थी, तो सरकारी क्वार्टर 25 साल से पहले नहीं मिलते हैं। तो मैं जिस किराए के घर में थी, 7 मंजिल का घर बना था, तो हमारे पास पैसे तो थे नहीं घूमने फिरने के लिए। तो वहाँ पर हमें पता है बहुत अच्छा लगता था। जीवन को बहुत इंजॉय से जिया है मैंने। आज मैं आपको कहानी बता रही हूँ, लेकिन कल तक वो चीज़ें अच्छी लगती थी। हम लोग हर संडे को एक छोटी सी पेप्सी की बोतल मंगाते थे, छोटी वाली, और उसके 7वें मंजिल में ऊपर जाके बैठा करते थे। रोड किनारे घर था, और हम लोग ऊपर से बैठ के पेप्सी पिया करते थे और नीचे देखा करते थे। और जितनी भी गाड़ियाँ चलती थी ना, ऐसा लगता था ये सब हमारी गाड़ियाँ हैं, ये मेरा घर है। मैं इतनी ऊंचाई में हूँ, सब कितने नीचे हैं। मतलब एक ऐसी फीलिंग रहती थी ना कि मैं जहाँ हूँ वहाँ शायद कोई भी नहीं हो सकता। और रहती क्या थी, हाथ में 10 रुपए की एक पेप्सी की बोतल। ना स्कूटी थी, ना बाइक थी। एक साइकिल किसी से 300 रुपये की खरीदी थी, सेकेंड हैंड। केवल 300 रुपये की साइकिल और 1000 का महीने का गुजारा होता था। तो उसमें अपने आप को किसी राजा से कम नहीं मैं समझती थी। मैंने कभी भी किसी से नहीं बताया कि मैं गरीब हूँ। मैंने कभी भी किसी से नहीं बताया कि मेरे पास ये नहीं है। मुझे सब सोचते थे ना कि इसके पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि मेरे अंदर शांति थी। और मैं अपने जीवन को बहुत राजसी ठाठ के जैसे जीती हूँ। आज भी मेरे पास जो है ना, मुझे लगता है वो किसी के पास नहीं है। अगर मैंने ये दुपट्टा ओढ़ रखा है, तो मैंने इसको इतने शौक से ओढ़ रखा है, इतना ये मुझे शांति दे रहा है ना। मैंने ये सूट पहन रखा है, मुझे लग रहा है कि इससे खूबसूरत चीज़ दुनिया में नहीं है। मैंने ये जो बिंदी लगा रखी है ना, मुझे लग रहा है कि इससे अच्छी चीज़ इस वर्ल्ड में नहीं है। जो मैं पहनती हूँ ना, मुझे लगता है कि मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। और ये शायद माँ बाप की देन है। बचपन से ऐसी चीज़ सुनी ना कि बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, बहुत समझदार हो, तो वो चीज़ एक घर कर जाती है। तो मैं शुरू से 10 रुपये थे, मैं उसमें भी अपने आप को लखपति समझती थी। आज 100 रुपये हैं, तो आज मैं अपने आप को करोड़पति समझती हूँ। तो जो मन से राजा होता है ना, वो कभी गरीब नहीं होता। ये चीज़ मैंने अपने जीवन में बहुत पास से घटित होती देखी है। मेरे जीवन में इतनी शांति है ना, इतनी शांति है कि मैं क्या बताऊँ। और ये सब मेरे पति की देन है, मेरे पति का सपोर्ट। मेरे हस्बैंड शायद, मुझे लगता है, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट। वो इतने अच्छे हैं कि अगर मैंने हज़ारों जन्म ले लिए ना, तब भी मैं वैसी नहीं बन सकती। वो बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पर ये बताने नहीं बैठी कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं यहाँ पर ये बताने आई हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आई। तो यहाँ पर मैं आई खुद को प्रूफ करने। मैंने सोचा कि अगर 10 लोगों के कान तक ये चीज़ पहुँची है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे 10 लाख लोगों तक ये पहुँचाना है कि मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ। जिन लोगों ने भी मेरे बारे में किसी से कुछ भी कहा और आज भी कुछ भी कहते हैं, उनकी पहुँच सीमित है। रिश्ते सीमित होते हैं ना। मैं आज सोच के क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक एक मुंह से निकला हुआ शब्द पता नहीं कहाँ तक जाएगा, है ना। आज मैं उस ओहदे पर बैठी हूँ। तो आज अगर मैं अपने बच्चों से नफ़रत करूँगी ना, तो कल का मेरा समय बहुत बुरा आने वाला है। पता है, हम सब इंसानों की ज़िंदगी बहुत सीमित टाइम के लिए फड़फड़ाती है।
जब हम जवान होते हैं, हमारे पास पैसा आ जाता है ना, हम एक ओहदे पर पहुंच जाते हैं और ऐसा लगता है ना सब कुछ हम देख रहे हैं, उस टाइम पर हमें अपने आप पर काबू लाना है। उस टाइम पर हमारे सिर पर जिम्मेदारियां आती हैं, ना कि घमंड आता है, ना कि अहंकार आता है। उस टाइम पर ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक सुचारू ढंग से सुमार्ग पर चलना सिखाएं। जितने भी घर टूटते हैं ना, मैं 100% कह रही हूँ कि वहाँ पर बड़े लोगों का 100% हाथ होता है। जिस घर के बड़े अच्छे नहीं होते, उस घर का भविष्य खराब होता है। मुझे अब ज़्यादा डर नहीं लगता, मुझे अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ मेरे कान्हा जी हैं और मैं अपने कान्हा जी से हमेशा यही मनाती हूँ कि जवाब तुम दोगे। जवाब देना मेरे बस की नहीं है और जवाब देना किसी के भी बस की नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर दो कुत्ते लड़ रहे होंगे, आप पास में जाके भौंकने लग जाएंगे तो आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, दब जाएगी। तो आप भौंकने से अच्छा है कि शांति बनाए रखें, है ना, शांति बना के रखें। एक वो समय ज़रूर आता है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं और बहुत अच्छे और सुचारू ढंग से। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मानव जीवन मिला है तो हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमें अपने छोटों से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, अपने बड़ों से सीखना चाहिए, पड़ोसियों से सीखना चाहिए, रिश्तेदारों से सीखना चाहिए। और जो उसमें अच्छे पार्ट हों उसको अपने जीवन में ऐड करना चाहिए और अपने जीवन को उस ढंग से जीना चाहिए। पता है, जीवन का दूसरा नाम ही है त्याग और संघर्ष। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप संघर्ष करेंगे और त्याग अच्छी अच्छी चीज़ों का होता चला जाएगा। जब हम बच्चे होते हैं ना, हमसे हमारा बचपना छिन जाता है। जब हम जवान होते हैं, देखते ही देखते जवानी छिन जाती है। फिर आता है बुढ़ापा और वो कब छिन जाता है हमें खुद को पता नहीं चलता। पता चले हम चेयर में बैठ के चाय पी रहे हैं, चाय का एक सिप भी नहीं गया और हमारे प्राण निकल गए, है ना। यहाँ जीवन किसी के साथ नहीं चला, यहाँ हमारी काया हमारे साथ नहीं है, तो माया कहाँ तक चलेगी। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि दीदी आप नहीं समझोगे। मुझे उनसे यही कहना है कि जो कैमरे में आप देखते हो ना, फ़ोन के पीछे की दुनिया सबकी आपके जैसी ही है। हर दूसरे घर की यही कहानी है, हर दूसरे घर की यही कहानी है कि कोई किसी को समझ नहीं रहा है। मैं यहाँ पर करीब 20-22 मिनट से बात कर रही हूँ, बैठ के आपसे दिल की बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे असल जीवन में कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है जिसको मैं फ़ोन कर सकूं और बता सकूं कि आज मेरे सिर में दर्द है, आज मुझे तकलीफ़ है। कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं है कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला नहीं है। अगर मैंने किसी को ये बोल दिया ना कि कैसे हो, मुझे किसी ने बताया था कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपकी तबीयत ख़राब है क्या, इस चीज़ में झगड़े हो जाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला। और मेरे बारे में कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, मैं किसी से लड़ने नहीं गई। मुझे वहाँ पर ये पता चला कि सबके अंदर गंभीरता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने वो जीवन नहीं देखा जो मैंने देखा है। पता है, वो लोग पानी के बुलबुले जैसे हैं। कब अच्छे से और दिल की बात किसी के साथ साझा करी थी वो याद नहीं है। हम लोग खुश हैं, दिखावे के लिए खुश हैं, बात भी सबसे कर लेते हैं, लेकिन क्या आप किसी से अपने सच में दिल की बात कर पाते हैं? आपको लगता है कि आपने ये चीज़ बोली और ये आपको समझेंगे और समझाएंगे? आज के टाइम में किसी के पास भी वो एक ख़ास पर्सन नहीं है जो आपकी बातें सुन पाए, आपको समझ पाए। तो बस मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर मैंने खुद को प्रूफ करने के लिए अपना चैनल बनाया था। मैंने कभी पैसे के लिए नहीं बनाया था कि मुझे पैसे मिलेंगे। मुझे लगा था कि मुझे 2 सच्चे लोग मिलेंगे जो मुझे सुनेंगे, मुझसे पूछेंगे कि पूनम तुम कैसी हो। और मुझे भगवान ने इतने प्यारे प्यारे लोग दिए। सच में यहाँ कान्हा जी जैसे लोग बैठे हैं, बहुत प्यारे लोग बैठे, बहुत प्यारे।
जो मुझे समझते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझसे मेरा दिन में 2-4 बार हाल चाल पूछते हैं, मुझे हर डे विश करते हैं, जो मुझे दीदी बोलते हैं ना, मुझे कितने बहनों की सुख की अनुभूति होती है, कितने भाइयों की सुख की अनुभूति होती है। मुझे रक्षाबंधन विश करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आज तुम उदास थी, कुछ हो गया है क्या, मुझसे पूछते हैं कि वीडियो नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझसे पूछते हैं कि दीदी ये समस्या है, प्लीज़ बताओ क्या करें, मुझसे पूछते हैं कि दीदी आज आप उदास लग रही थी। आप समझ रहे हो, ये सुख समझ रहे हो, ये एक मेरे जीवन में मैजिक हो रहा है, मैजिक। मैं जीवन भर जिस चीज़ के लिए सोचती रही ना, सारी चीज़ें कान्हा जी ने मेरे सामने प्लेट में ला के सर्व कर दी हैं। जब बात अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में आती है ना, जब बात अपने ज़मीर पर आती है, जब बात आपके परिवार में आती है, तो आप उसको प्रूफ करिए और यकीन मानिए, आप भगवान का भरोसा रखें, भगवान पर विश्वास रखें, भगवान के ऊपर छोड़ दें। जिसने मुझे जो बोला, अब तू जान, मेरे को पता नहीं है, तुझे जो करना है देख ले भाई। उसने तो मुझे बोल दिया, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य होती ना तो वो अपना मुंह नहीं खोलता, तो मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, ये उसने समझ लिया है। लेकिन तुझे बताना है कि उसकी औकात क्या है। और जब आप सच्चे मन से काम करेंगे, सच्ची लगन से, सच्ची श्रद्धा से पूजा करेंगे, भगवान पर विश्वास करेंगे, सबसे पहले तो आपका माइंड चेंज होता है, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। दूसरी चीज़ कि जो लोग आपको हमेशा नीचा दिखाते थे, उनको जवाब मिल जाता है। अगर खुद को प्रूव करना है ना, तो खुद से ही कंपटीशन करें। किसी दूसरे से कंपटीशन करके यहाँ कुछ नहीं मिलना है। फाइट खुद से करोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर आपने सोचा ना कि सामने वाले के पास टीवी है, मुझे भी लानी है, वो ले आओगे, लेकिन वो ग्लानि रहेगी। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ ये सोचेंगे ना कि मेरे घर में छोटी टीवी है, मेरे बच्चों को देखने में तकलीफ हो रही है, मैं इससे थोड़ी बड़ी टीवी लेके आऊँ तो मेरे बच्चे, मेरे घर के बुजुर्ग दूर बैठ के भी बहुत साफ देख पाएँ, उनको अच्छे समझ में आए। फिर आप जब टीवी लाएंगे ना, उस दिन देखना आप गदगद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका किसी से कंपेयर नहीं था। आपने अपने लिए कुछ किया, आपने छोटी चीज़ को बड़ा कर दिया। तो आप अपने लिए कुछ करें, सबसे पहले अपने से लड़ें, और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया का एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति कर सकता है ना, वो आप भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। और अगर आपने एक बार सोच लिया ना कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप वो कर सकते हैं। आपको पता है, आपने देखा होगा कि परिवार में बहुत सारे, जैसे हम ही 4 भाई बहन थे, हम सब की सोच अलग थी, और आज सब हम अपनी सोच के हिसाब से जी रहे हैं। तो जिस तरह हम अपने आप को ढाल लेते हैं ना, भगवान आपको उसी तरह फिर आगे जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपका जीवन आपके ही इर्द गिर्द घूमता है। चूज़ आपको करना है कि आपको उसमें से क्या सिलेक्ट करना है। देखिए, आप जब एक लिस्ट ले लें, सादा पेज ले लें, उसमें से आप एक तरफ दुख और एक तरफ सुख लिखें। हो सकता है आपके जीवन में 100 सुख हों, 2 दुख हों, लेकिन आप उस दुख को लेके पूरी जीवन परेशान रहेंगे, क्योंकि आपने उस दुख को इतनी अहमियत दे दी है कि 100 सुख आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास 2 सुख भी है ना, 100 दुख हैं, तो आप उस सुख को लेके अगर घूमेंगे ना, तो आपका जीवन बहुत हंसी खुशी बीतेगा। और पता, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग पर हावी हो जाती हैं, हम उस हिसाब से काम करने लग जाते हैं। तो आप हमेशा अपने को नीचा ना समझें, अपने को कमज़ोर ना समझें, अपने आप को, आप कलर दबा हुआ है ना, कोई बात नहीं, गोरे लोगों ने कौन से झंडे गाड़ लिए हैं। आप वो सब कर सकते हैं जो दूसरे व्यक्ति कर सकते हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, हिंदी, अरे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारी भाषा है, हमको उसमें शर्म नहीं, गर्व महसूस होना चाहिए। शर्म उन्हें आनी चाहिए जिनकी हिंदी अच्छी नहीं है। हमारे अंदर, हम भारतीय हैं, हम भारत में रहते हैं। हिंदी से हमारा पाला जब से पड़ा है ना, हमारी माँ जब हम पेट में थे ना, तो हिंदी में ही बात करती थी। हमारी वो भाषा है, हमको इंग्लिश कैसे आएगी? नहीं आ रही है। और जिसने इंग्लिश सीखी है ना, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए सीख रहे हैं। हम तो प्रूव कर चुके हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, है ना। अगर हमारा कलर दबा हुआ है तो भाई, ये तो हमारे भारत का कलर है, उसमें क्या हो गया? हम भारतीय हैं, हम थोड़ा सा दबे कलर के हैं, हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर। आप गर्व करो अपने संस्कारों पर, आप गर्व करो अपने पहनावे पर, आप गर्व करो अपने परवरिश पर, आप गर्व करो अपने ऊपर, है ना।
तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप आगे खड़े हैं, आपके पीछे ज़माना खड़ा है। हर व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए आप भगवान की वो रचना है जिसको भगवान ने बहुत प्यार से बनाया है, और वो इसलिए बनाया है कि आप पूरा जीवन रोते रोते बिता दें, है ना। भगवान जब आपको गढ़ रहा होगा, आपको भी गढ़ने में उतना ही समय लगा जो एक गोरे व्यक्ति को बनाने में लगा, जो एक धनवान व्यक्ति को बनाने में लगा, क्योंकि पेट में हम सब सेम होते हैं। तो भगवान ने आपकी बहुत खूबसूरत रचना करी है, आपको बहुत प्यारे परिवार में जन्म दिया है। आप बैठ के सोचिए कि आपके अंदर वो होगा ना, आपके परिवार में वो होगा जो दूसरों के पास नहीं है, तो आप उस पर गर्व महसूस करिए। दुनिया तो आपको पीछे धक्का दे ही रही है। अगर आपने भी खुद को पीछे धकेल दिया ना, तो इस कलयुग में कोई भी नहीं है कि आपको उठा ले। तो यहाँ पर सबका जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है, आप अकेले नहीं हैं। इतने बेचैन ना हों, अपने आप को कमज़ोर ना समझें। अगर आज दुख है तो कल सुख आएगा। कहते हैं ना एक लाइन, जो अच्छे लोगों को बुरी लगे और बुरे लोगों को अच्छी लगे, वो एक लाइन ये है कि यह समय भी बीत जाएगा, और ये सच है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। देखिए दुख कितने दिन चलता है, दुख अगर आता है ना तो शुक्र मनाइए, उस टाइम पर आप भगवान के भाव में होते हैं, आप अपने परिवार के और ज़्यादा करीब होते हैं, आप अपने मन की भड़ास रो के निकाल पाते हैं। आप सोचिए, आप उस टाइम पर रोए नहीं होते, पता नहीं आपके माइंड में कौन सी बीमारी हो जाती, आप भगवान से दूर चले गए होते, पता नहीं कौन से बुरे काम कर लिए होते। वो टाइम अच्छा नहीं था, तो आपने बहुत अच्छे वे में उसको निकाला, आपने भगवान के भजन में निकाला, आपने अपनों से बात करके निकाला, आपने अपने ऊपर काम करके निकाला। और जब अच्छे दिन आएंगे उस टाइम पर आप भगवान जी को बिल्कुल ना भूलें और अपने अच्छे कर्मों को और आगे बढ़ाएं। तो ये जो समय होता है ना, ये धीरे धीरे निकल ही जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो सबसे पहले अपने आप को अहमियत दें, समय का योगदान समझें कि हमारे ऊपर समय का क्या योगदान है, और हमें समय के साथ चलना है। नहीं तो सोचते सोचते तो देखिए, दिन हुई रात हुई, फिर दिन हुई फिर रात हुई, उम्र बीतती गई, और एक दिन ऊपर चले जाना है, सब यहीं छूट जाना है। तो अगर आपके जाने के बाद आपको लोग गर्व से याद करें, आपके बच्चे सीना ठोक के बताएं कि ये हमारी माँ थी, ये हमारे पापा थे, तो आपको उसके लिए आज कुछ करना होगा, तभी कल आपका नाम होगा ना। तो अपने ऊपर काम करें, छोटी छोटी चीज़ों को सोच के, ये मत सोचे कि ये हमारे जीवन से बड़ी हैं, ये इतनी बड़ी अड़चन है कि हम इसके आगे झुक गए, फेल हो गए, बिल्कुल भी नहीं। किसी दिन आपको मैं अपनी मासी की कहानी बताऊंगी। उनको 8-8 दिन खाने को नहीं दिया जाता था, 8-8 दिन, पिटाई अलग से होती थी। मैं अपनी माँ की बात बताऊंगी। पूरे साल अनाज नहीं होता था, महुआ खाते थे, महुआ, और किसी को खबर भी नहीं होती थी कि वो कैसे जिंदा है, क्या खा रहे हैं। मैं अपनी दादी की बात बताऊंगी। मैंने वो चीज़ नहीं देखी, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, गुलामी से बाहर आया था, उस टाइम पर लगभग हर दूसरे घर की यही कहानी थी। गरीबी में लोग जी रहे थे, जीवन सरवाइव कर रहे थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कैसे गुजारा किया। मेरे मायके में, मेरे घर में आग लगा दी गई थी, 8 दिन तक घर जला था, और स्कूल के बच्चे आग बुझाने आए थे, फिर भी 8 दिन तक आग लगी रही। अनाज जो पैदा होता था ना, पूरे साल मेहनत करते थे, और जैसे खलिहान पड़ता था ना, तो खलिहान जला दिए जाते थे, एक दाना अनाज का नहीं होता था। संघर्ष क्या देखा है अभी हम लोगों ने, संघर्ष तो हमारे पूर्वजों ने देखा है, हमारे माँ बाप ने देखा है, उसको कहते हैं दुख। सोचिए कि आप उम्र के उस पड़ाव पर खड़े हैं जहाँ आपके घर में एक बुजुर्ग माँ है, जहाँ आपको 2 रोटी देनी है, उसको ज़रूरी है, और आपके एक भी अनाज का दाना नहीं हुआ, आपके पास 1 रुपया नहीं है कि आप अनाज खरीद सकें। अब आप कैसे जीवन सर्वाइव करेंगे बताइए। हमारे घर में अगर इस टाइम आटा नहीं होता तो हम भाग के जाके लेके आते हैं, एक टाइम चावल खा के नहीं रह पाते हैं, समझ रहे हैं। आजकल हम बोलते हैं हमको क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग, ये सब ढकोसले हैं। आदमी जीने के लिए 2 रोटी की तलाश में था, और वो भी नहीं मिलती थी। और मुझे मेरे घर की कहानी पता है, इसमें से आप जितने लोग देख रहे होंगे, अपने दादी नानी से पूछिएगा, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि हमारे घर की भी सेम कहानी थी। आप हिम्मत मत हारिए, अपने ऊपर निरंतर लगातार काम करिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए। पैसे कब मिलेंगे, पैसे कब मिलेंगे, ये मैसेज छोड़ करके ये बोली कि हमारा नाम कब होगा, हमको लोग कब पसंद करेंगे, है ना। अपना नाम बनाइए,
पैसे तो मिल ही जाएंगे, पैसे पीछे वाली चीज़ है, पैसे आएंगे लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया हो। कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं कि डिटेल में यहाँ पर मैं तो नहीं बता सकती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मैंने शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करी कि आप समझें, आगे बढ़ें। आपके पास जो दुख है ना, उससे शायद कई गुना तकलीफ सामने वाले के पास होती है, लेकिन वो वहाँ चैन से खुश है क्योंकि उसको पता है कि मुझे जीवन कैसे जीना है। ये तकलीफ चंद दिनों की है, क्षणिक मेहमान, फिर सब खत्म हो जाएगी। इसलिए आप भी खुश रहें। कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप उसका जवाब न देते हुए अपने ऊपर निरंतर काम करें। आप सबसे फिर मिलूंगी, तब तक आप सबको जय श्री राधे।